हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो जो पार्ट नंबर 7 थी उसमें हम समांतर श्रेणी की विशेषताओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे और हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम लोगों को देने की या हल करने की, और दिए भी। हो सकता है और क्वेश्चन तुम लोगों के पास हों कि जो ना आ रहे हों, तो हमको जो है तुम लोग अपना जानकारी कल परसों तक दे दीजिएगा, ठीक? तो हम उनको भी करवा देंगे। फिलहाल उसी समांतर श्रेणी पे आधारित कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम करवाने चल रहे हैं। एक एक टाइप के जो है एक एक क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ होमवर्क तुम लोगों को देंगे और उसको जो तुम लोग करिएगा। जो उम्मीद है कि ग्रुप वाले बचे रहेंगे होंगे। जैसे क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात 2 की पावर n प्लस 1 गुणे वो अनुपात 2 की पावर n माइनस 1 है, तब इनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों का अनुपात 2n प्लस 1 अनुपात 2n माइनस 1 है, तब इनके 12वें पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन है ये भी, देख लीजिए। सब एक ही जैसा है, एक हम करवाएंगे, ठीक, केवल थोड़ा सा चेंजिंग रहेगी। तो दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात 7n प्लस 1 अनुपात 4n प्लस में 27 है, तब इनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। ऐसे और क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, ठीक। वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो भी हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे है दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात कितना? 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 है, तब इनके 18वें पदों का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों देखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन जो यहाँ लिखे गए सेम एक जैसे हैं। n पदों के योगफलों का अनुपात दिया गया है, वे पदों का अनुपात ज्ञात करना। वे मतलब कोई भी में, पहले, दूसरे, तीसरे, 12वें, 14वें, जो भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन में जहाँ ध्यान देना है उस पॉइंट को हम बार बार इंडिकेट करेंगे, वहीं पे क्या करना है। बाकी सब एक जैसे क्वेश्चन है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 करने चल रहे हैं, हम क्या करने चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखा जाए। अच्छा, एक बात और, दोनों समांतर श्रेणियों में, यहाँ तीनों क्वेश्चनों में 2 समांतर श्रेणियां हैं। कैसे हैं? 2 समांतर श्रेणी।
ठीक। तो अगर द्वि समांतर श्रेणियां हैं तो भाई दोनों में पहला पद होगा, दोनों में सार्वधातुक होगा। ठीक। तो सोल्यूशन के आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय, तो मान लिया पहला एपी, माना प्रथम एपी का प्रथम पद बराबर A1 मान लो। प्रथम की पहली समांतर श्रेणी का पहला पद A1 है, सार्वधातुक D1 मान लो, सार्वधातुक बराबर D1। अगर ऐसा है तो इसलिए n पदों का योग है। इसको n1 मत कह देना, क्योंकि n पदों का योग दोनों में सेम निकालना है। n पदों का योग S1 बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2A1 प्लस में n-1 इंटू में D1 समीकरण होगा कि नहीं होगा भाई, पहली समांतर श्रेणी। अच्छा, क्यों योगफल निकाल रहे हैं? क्योंकि योगफलों का ही तो अनुपात दिया गया है, तो इसीलिए आपको योगफल की जरूरत है। ठीक। पुनः माना द्वितीय मतलब दूसरी, द्वितीय एपी का प्रथम पद बराबर A2 मान लो, सार्वधातुक क्या मान लिया जाए, बराबर D2। तो इसलिए n पदों का योग यहाँ पे भी वही रहेगा, n पदों का योग इसको S2 से डिनोट कर दो, क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2A1 प्लस में n-1 इंटू में D2, 2A2 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। दोनों निकल गए। ठीक। ये पूरी प्रक्रिया तीनों क्वेश्चनों में चलेगी, क्योंकि केवल और केवल जो है n पदों के योगफल के अनुपात में जो है, अनुपात को निष्पत्ति भी कहते हैं, तो ये भी जान लीजिएगा। अगर कहीं कहीं कहेगा निष्पत्ति इतनी है तो कोई घबराने की बात नहीं, निष्पत्ति और अनुपात दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक। अब आइए प्रश्नानुसार, जब यहाँ तक समीकरण 1 और 2 बन गया तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार कह रहा कि S1 बटे S2 योग अनुपात का मतलब बटे S1 अनुपात S2 मतलब पहली श्रेणी के n पदों का योग अनुपात दूसरी श्रेणी के n पदों का योग, ये बराबर दिया कितना गया है, प्रश्न के हिसाब से कितना दिया गया है, तो ये देखें, ये दिया गया है 2 प्लस n बटे में, यहाँ पे क्या दिया गया है 2 माइनस n, यही तो दिया गया अनुपात, इंप्लाइड है। या मान रख दो n/2 ब्रैकेट में 2A1 प्लस में n-1 इंटू में D1 बटे में यहाँ n/2 ब्रैकेट में 2A2 प्लस में n-1 इंटू में D2 और बराबर यहाँ पे 2n प्लस 1 बटे में 2n माइनस 1 n/2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहीं पे ध्यान देना है, एक पॉइंट देखो, जब पदों का योगफल है तो 2 है, 2 गुणे प्रथम पद, और जब वहां पद कोई भी निकालना हो तो वहां a प्लस n-1 इंटू में d होता है कि नहीं होता, मतलब प्रथम पद अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। अगर वह पद की बात करें, वे पद की, तो यहाँ हमको वे पद में बात करनी है, वे पद में बात करनी है तो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे। तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 से 2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा क्या A1 प्लस में n-1 बटे में 2D1, नीचे भी 2 कॉमन ले लो, हो जाएगा A2 प्लस में n-1 बटे 2D2, और ये हमारे पास है क्या 2n प्लस 1 बटे में 2n माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, इंप्लाइड दैट A1 प्लस में n-1 बटे में 2D1 ऊपर और बटे में A2 प्लस में n-1 बटे में 2D2 बराबर 2n प्लस 1 बटे में 2n माइनस 1। इतना समझना है। इसको समीकरण नंबर 3 बना, इसको समीकरण नंबर वे पद के लिए ऐसा प्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक। अब हमको कौन सा पद निकालना है ये देखिएगा, हमको यहाँ 12वें पद निकालना है। क्या निकालना है, 12वां पद। 12वें पद के लिए यहाँ 11D होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। यहाँ लिखोगे 12वें पदों के अनुपात के लिए, 12वें पदों के अनुपात के लिए, यहाँ जो कहेगा वही चीज लिखेंगे। यहाँ 12वें है, जिसमें 11वें कहेगा 11वें लिख देना, जिसमें और कुछ कहेगा 12वें पदों के अनुपात के लिए।
अब बारहवें पदों के अनुपात के लिए ये चीज जहां हमारा हाथ घूम रहा है, देखो ये पूरा जो D1 के साथ है या यूं कहें D2 के साथ है, ये 11 के बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो इसलिए हम जो है बारहवें पदों के लिए इसको हम n/n-1/2 बराबर 11 कर दें। भाई बारहवें पद के लिए यहाँ 11 का होना अति आवश्यक है। बारहवां पद क्या होगा? प्रथम पद प्लस 11 D, यही तो होता है। अच्छे तो वहाँ से A1 D1 है, दूसरी रूप में ये भी, तो इम्प्लाइज दैट 11 दूनी 22 और एक जा करके जुड़ जाएगा, n बराबर 23। n का मान 23 आ गया। अब n का यही मान ले जा करके समीकरण नंबर 3 में रख करके हम बारहवें पदों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो नीचे लिखोगे n का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक, रखने पर क्या होगा? अभीष्ट बारहवें पदों का अनुपात, अभीष्ट मतलब जरूरत है, रखने पर अभीष्ट बारहवें पदों का अनुपात बराबर, यही बराबर ठोक दो इसी के सामने, ठीक। बारहवें पदों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? तो ले जाके किस में रखोगे? इधर भाई ये रखोगे तो वही 11 मिलेगा ना, तो यहाँ पे ले जाकर के रखोगे। जैसे ही रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 23 दूना 46 + 1 बटे में 23 दूना 46 -1 बराबर जो आएगा कितना? 47 बटे में 45 बराबर जो आएगा 47/45। तो इम्प्लाइज यहाँ लिखोगे क्या? यहाँ लिखोगे बारहवें पदों का अनुपात। यहाँ तक मामला समझ में आया? जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आंसर लिख दोगे लास्ट में। इम्प्लाइज यहाँ लिखोगे बराबर का आंसर लास्ट में लिख दोगे, ठीक। 47/45 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो दोनों क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, उसको करिएगा और उसका उत्तर निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक। अगर बुक में मिलेंगे तो उसका मैदान भी करिएगा। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इनसे हट करके है, ठीक। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, उसको भी करवा दिया जाए। आइए देखा जाए। एक समांतर श्रेणी के, यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी नहीं है, क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी के यम और n पदों के योगफलों का अनुपात, पदों के योगफलों का अनुपात कितना दिया गया है? m² अनुपात n² है, ठीक। तब कह रहा सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है? यमवें और यनवें पदों का सिद्ध कीजिए। यमवें तथा यनवें पदों का अनुपात यमवें तथा यनवें पदों का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1 है। जो वो 3 क्वेश्चन दिए गए थे उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? वहां 2 समांतर श्रेणियां दी गई थी, उनके n पदों का योगफलों का अनुपात दिया गया था। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है और यम पदों और n पदों के योगफलों का अनुपात दिया गया है, यही फर्क है। तो यहाँ एक समांतर श्रेणी है, इसका कोई न कोई सर्वांतर और कोई न कोई प्रथम पद होगा, ठीक। तो उसी प्रक्रिया में भी आगे चलेंगे, लेकिन A1 और D1 नहीं बल्कि A और D लेकर के। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल एक समांतर श्रेणी है, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए, माना AP का प्रथम पद बराबर A, सार्वंतर बराबर D। प्रश्नानुसार यही क्योंकि इनका समांतर श्रेणी है, ले चलते चलते प्रश्नानुसार यम बटे में यन बराबर m² बटे में n²। यम का मतलब यम पदों का योगफल, यन का मतलब n पदों का योगफल। इम्प्लाइड यम पदों का योगफल मतलब m/2 ब्रैकेट में 2a + m-1 × d बटे
n पदों के योगफल का मतलब n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक। और ये बराबर दिया किससे है, m स्क्वायर बटे में n स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया यहाँ, ठीक। ये m इसकी घात को खत्म कर देगा, ये n इसकी घात को खत्म कर देगा, और हमारे पास बचेगा क्या, तो इम्प्लाई बचा क्या, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर m बटे n। यहाँ तक मामला समझ में आया, यहाँ तक समझ। फिर वही चीज देखो, वे पदों का अनुपात हमको चाहिए ना, वे पदों का अगर हमको अनुपात चाहिए तो a के साथ गुणा की इकाई होना चाहिए। तो आइए 2 ऊपर कॉमन ले लें, a प्लस m माइनस 1 बटे में 2 d बटे में, तो यहाँ से भी कॉमन ले लें, a प्लस n माइनस 1 बटे में 2 d बराबर m बटे n। यहाँ से 2 और 2 कर जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, a प्लस m माइनस 1 बटे में 2d बटे में a प्लस n माइनस 1 बटे में 2d बराबर m बटे n। इसको समीकरण नंबर अगर कोई नहीं दिया तो एक बना, ठीक। अब देखना एक चीज, m पदों के अनुपात के लिए, किसके लिए, m और n पदों के अनुपात के लिए, m पदों के लिए हाई पूरा जो हम जिसको थोड़ा अंडरलाइन कर दे रहे हैं, m पद के लिए ये m माइनस 1 बटे 2, मतलब ये बराबर m माइनस 1 पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो m पद मिलेगा। m माइनस 1 होना चाहिए केवल, बटे 2 है तो चलो, है ना, ये होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको इसके बराबर और इसी तरह m माइनस 1 को इसके बराबर लिख देंगे। तो इसको अंडरलाइन नहीं करना है तो हम समझाने के लिए कह दिए थे, तो नीचे लिखोगे m तथा n पदों के अनुपात के लिए क्या होगा, m माइनस 1 बटे 2 जो है m माइनस 1 के बराबर हो जाए, काम हमारा हो जाएगा, ठीक। तथा n माइनस 1 बटे 2 बराबर हो जाए n माइनस 1 के, काम हमारा हो जाएगा। यहाँ तक समझना, इम्प्लाई करके इससे हल करके हम m का अगर मान निकाल लें तो m बराबर जानते हो क्या हो जाएगा, 2m माइनस 2 माइनस 1 जाकर के बचेगा ये, ठीक। तथा n का अगर मामला देखें तो 2n माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। अब m तथा n का मान समीकरण 1 में रखने पर m अभीष्ट अनुपात जो भी कहेंगे, ठीक। तो m तथा n का मान समीकरण 1 में रखने पर अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट मतलब जिनकी जरूरत है, अनुपात बराबर, तो उधर वाले पक्ष में ले जाकर के m की जगह क्या रख दें, 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1, ठीक। इम्प्लाई दैट इज या जो भी लिखो, m में पदों पद अनुपात ऐसे लिखो, पद अनुपात पद अनुपात पद बराबर 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1, हेंस प्रूव्ड, इतनी चीज, ठीक। तो बच्चों इस तरह से कक्षा 10 में जो तुम लोग समांतर श्रेणी पढ़े हो या 11 में जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं, जो क्वेश्चन करवाए गए हैं, उन पे आधारित जो इंटरमीडिएट मतलब 11th में जो 11 की हैं समांतर श्रेणी, उसका पूरा का पूरा सिस्टम तुम लोग देख सकते हो। तो अब हम उम्मीद यही करते हैं कि तुम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को देखोगे, या कोशिश खुदे की गई है कि हाई स्कूल और यहाँ सब मिला करके कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम खुदे करवा दें, और जो बचे होंगे तुम लोग करिएगा, या जो और क्वेश्चन अगर हैं नए टाइप के जो नहीं हमारी नज़रों के सामने आए होंगे तो तुम लोग उन क्वेश्चनों को समय रहते हमको जानकारी दोगे, हम उसको भी हल करवाएंगे। अब आगे जो है आगे हम जो श्रेणी के 3 रूपों की, हमने 3-4 रूपों की चर्चा की थी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और विविध श्रेणी, इन चारों की चर्चा की थी।
तो इन चारों, तो एक समांतर श्रेणी, इतना लंबा पोर्शन था, इसको देखा गया। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी की। गुणोत्तर श्रेणी की तो बात वहीं से उठेगी जहां शुरुआत हुई थी। अब अगला टॉपिक हमारा है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, श्रेणी जीपी, इसको जीपी, वो एपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक, तो वहां एपी होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ जीपी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो भी जैसे है। ठीक, अब परिभाषा पे गौर करना है। यहाँ पे क्या करना है, परिभाषा पे गौर करना है। परिभाषा पे क्या गौर करना है, जैसे समांतर श्रेणी की परिभाषा तुम लोग देख चुके हो, गौर करो तो क्या मिलता है कि ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, यही तो मिलता था। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो गया है कि ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान हो। ठीक, तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो जाती है। तो यहाँ लिखोगे क्या है, ठीक, हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना। एग्जाम्पल हम करते हैं, लिखोगे ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान हो, कामा उसे गुणोत्तर श्रेणी ब्रैकेट में जीपी कहते हैं, तथा उस अनुपात को, जो अनुपात कोई ना कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो इस लिखे तथा उस अनुपात को उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात, सार्वानुपात कहते हैं, कहते हैं। वहां क्या होता था, सार्वांतर होता था, यहां क्या है, सार्वानुपात है। वहां सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, यहाँ सार्वानुपात मतलब कॉमन रेशियो। ठीक, तो यहाँ तक हो गया सार्वानुपात, तथा इस अनुपात को उस समांतर श्रेणी का, उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात कहते हैं। तो आगे लिखोगे सार्वानुपात को, सार्वानुपात को, अनुपात को मुख्यतः स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, वहां हम सार्वांतर था तो सार्वांतर को हमने कहा था मुख्यतः स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, और सार्वानुपात को मुख्यतः स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक परिभाषा और हमने दी थी, ठीक, उसकी भी चर्चा लगे हाथ सुन लो। वो वहां समांतर श्रेणी के वाले में पहले सुनो। समांतर श्रेणी वाले में क्या था कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद ब्रैकेट में प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, कामा उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, तथा उस निश्चित संख्या को उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर कहते हैं। यह होता था। उसी क्रम में अथवा करके एक परिभाषा यहाँ पे लिखना है, ठीक, तुम लोग लिख लीजिएगा। लिखोगे ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद ब्रैकेट में प्रथम पद को छोड़कर ब्रैकेट बंद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, कामा उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, तथा उस निश्चित संख्या को उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात कहते हैं। सार्वानुपात मतलब जो है वही आर। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहां देख रहे हैं तुम लोग 2, 1/2, 1/4, डॉट डॉट डॉट, ये हो गए। दूसरा जैसे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 32, 16, नहीं और दूसरा 4, 3, 12, 36, डॉट डॉट डॉट। ये देख रहे हैं, ठीक, ये क्या है, कर्मगत पदों का अनुपात का मतलब दूसरा अनुपाते माइनस दूसरा अनुपाते बटे और दूसरा पद बटे पहला पद, ठीक। तो यहाँ देख रहे हो 1/2, इनका क्या मिलेगा 1/2, इनका क्या मिलेगा 1/2। मतलब कर्मागत पदों का अनुपात, ये अनुपात ये एरो ध्यान देना, या ये अनुपात ये एरो ध्यान देना,
1/2 मिल रहा है, समान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है और इसका सार्वनुपात कितना है, 1/2 है। यहाँ देखो 12/4 3 आएगा, 36/12 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी देख रहे हो क्रमागत पदों का अनुपात 3 समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये भी जो है एक गुणोत्तर श्रेणी है और इसका सार्वनुपात जो है वो 3 है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो अब कोई श्रेणी, जैसे हम बार बार श्रेणी क्यों लिखते थे कि भाई वो श्रेणी समांतर भी हो सकती है, गुणोत्तर भी हो सकती है, वो तुम लोगों को स्वयं पहचानना है। तो पहचानने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि समांतर तो नहीं है, क्रमागत पदों का अंतर ले लेकर के। अगर वहाँ डिसबैलेंस होता है फिर गुणोत्तर चेक करेंगे, क्रमागत पदों का अनुपात लेकर के। ठीक, तो आइए देखा जाए आगे। तो ये समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा, इससे एक बात निकल करके सामने आती है कि यहाँ डेट इज आर बराबर सार्वनुपात बराबर दूसरा पद बटे पहला पद या बराबर, ये जानते हो क्या हो सकता है, तीसरा पद बटे में दूसरा पद बराबर क्या हो सकता है, चौथा पद बटे में तीसरा पद। मतलब हमेशा बाद वाला अंश में रहेगा और उसके जस्ट पहले वाला हर में रहेगा, ऐसे डाट डाट डाट। एक बात ये समझ में आ गई कि सार्वनुपात क्या होता है। ठीक, वहाँ अच्छा ये भी हो सकता है, एक बात ये भी हो सकता है T2/T1 बराबर T3/T2 हो सकता है। T2 मतलब दूसरा पद बटे पहला पद बराबर हो सकता है तीसरा पद बटे दूसरा पद, मतलब बराबर ये भी हो सकता है चौथा पद बटे तीसरा पद, बराबर ये भी हो सकता है पांचवा पद बटे चौथा पद, ये भी हो सकता है छठवां पद, मतलब T6 का मतलब छठवां पद बटे पांचवा पद, ऐसे बराबर डाटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये रहा मामला। और ये बराबर आर के, मतलब आर बराबर यहाँ लगा दे, आर सार्वनुपात मतलब ये चीजें। ठीक, अब सामान्य रूप में समांतर श्रेणी भी तुम लोग लिखे थे, सामान्य रूप में गुणोत्तर श्रेणी भी लिख दिया जाए, सामान्य रूप में गुणोत्तर श्रेणी को भी लिख दिया जाए। तो आइए सामान्य रूप में गुणोत्तर श्रेणी, सामान्य रूप में गुणोत्तर श्रेणी, सामान्य रूप में गुणोत्तर श्रेणी जो होगी ए कामा ए आर कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब कामा ए आर की घात 4 कामा डॉट डॉट डॉट, ऐसे जहां पे आर क्या है, सार्वनुपात है, जहां आर बराबर सार्वनुपात, ठीक, और ए बराबर क्या होगा, प्रथम पद। यहाँ पे भी प्रथम पद को ए से ही डिनोट करेंगे। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखो, प्रथम पद में आर की घात 0 से गुणा है, दूसरे पद में आर की घात 1 से गुणा है, तीसरे पद में आर की घात 2 से गुणा है, चौथे पद में आर की घात 3 से गुणा, ऐसे 18वें पद में आर की घात 17 से गुणा होगा प्रथम पद में, है ना। ऐसे 40वें पद के लिए प्रथम पद में आर की घात 39 से गुणा होगा। ऐसे 90वें पद के लिए, मतलब जो व्यापक पद की हम बात करने चल रहे हैं, 90वें पद के लिए आर की घात n-1 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आप उसी क्रम में हेडिंग डालेंगे, गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद ब्रैकेट में, इसी को हम ये भी कह सकते हैं जीपी का यनवा पद, यानी दो चीजें यहाँ पे भी, वहां पे भी हमने प्रारंभ और अंत की बात की थी। तो एक प्रारंभ से एक अंत से, एक क्या बात करेंगे प्रारंभ से और दूसरा अंत से। ठीक, तो आइए प्रारंभ से जीपी का यनवा पद, हमने कहा हम Tn से प्रदर्शित करते हैं। ये होगा क्या, ए आर की पावर n-1, जहाँ पे
n पदों की संख्या को बताएगा, और बाकी क्या होता है जानते हैं। ठीक, अंत से जीपी का nवां पद tn डैश हमने कहा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ऊपर लिख दे रहे हैं tn डैश बराबर, ये जानते हैं क्या होगा, ये होगा यल बटे में r की पावर n-1, जहां यल जीपी का अंतिम पद है। तो बच्चों वहां देखा था कि समांतर श्रेणी में अगर अंत से निकालना है तो अंतिम पद का मालूम होना जरूरी था। यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में भी अगर अंत से निकालना है तो अंतिम पद का मालूम होना जरूरी है। ठीक, तो इसमें जो है आधारित क्वेश्चंस आगे किए जाएंगे। एक चीज नोट कर लीजिएगा तुम लोग, जीपी के लिए, गुणोत्तर श्रेणी के लिए घातांक के नियमों का अच्छी तरह से प्रयोग आना चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए। फिर एक बार कह दे रहा हूं, गुणोत्तर श्रेणी में घातांक के नियमों का जबरदस्त प्रयोग है और तुम लोगों को उसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो इसलिए हम इस उम्मीद के साथ कि तुम लोग घातांक के सभी नियमों को जानोगे, पढ़ लोगे, देख लोगे, समझ लोगे। ठीक, इस उम्मीद के साथ हम आज अपनी बात को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके आगे गुणोत्तर श्रेणी पे और बातें होंगी और इस पे भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सब करवाए जाएंगे, जैसा कि समांतर श्रेणी में करवाए गए थे। ठीक, तो कैलकुलेशन और घातांक के नियमों का जबरदस्त अध्ययन तुम लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।